इब्तदाई बुलेटिन का आगाज़ इस खबर के साथ कि ख़वातीन के लिए हुकूमत सिंध का बड़ा इक़दाम। ख़वातीन के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता पिंक पीपल्स बस सर्विस का आगाज़। हुकूमत सिंध की जानिब से कराची में ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस आज से शुरू की जाएगी। आपको बताएं, ख़वातीन के लिए हुकूमत सिंध का बड़ा इक़दाम। ख़वातीन के लिए जदीद पिंक पीपल्स बस सर्विस का आगाज़। हुकूमत सिंध की जानिब से कराची में ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस आज से शुरू की जाएगी। पिंक बस सर्विस के पहले रूट पर 6 बसें चलाई जाएंगी। आपको बताएं कि बस का ड्राइवर मर्द जबकि कंडक्टर खातून होगी। ये बस मॉडल कॉलोनी से बरास्ता शाहराह फैसल टावर तक चलाई जाएगी। पिंक बस सर्विस सुबह और शाम को दफ्तरी औकात में हर 20 मिनट बाद चलेगी। दफ्तरी औकात के बाद मामूल के औकात में ये बस हर घंटे बाद चलेगी। तफसीलात जानेंगे आदिया नाज से। आदिया से भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि हुकूमत सिंध ने ये अच्छा इक़दाम किया है ख़वातीन के लिए। ख़वातीन के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता पिंक पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ कर दिया है। तफसीलात जानेंगे आदिया नाज से। आदिया, बताइएगा। सड़कों पर दौड़ेगी पीपल्स पिंक बस सर्विस, जो कि सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस होगी। बस के अंदर क्या क्या खसूसियात हैं, हम ज़रा बस के अंदर जाएंगे और आपको बताएंगे। इस वक्त मैं बस के अंदर एंटर हो चुकी हूँ और बिल्कुल ये मेरे राइट साइड पर आप कंपार्टमेंट देख सकते हैं। इसके अंदर जो है वो ड्राइवर है। बस में ड्राइवर तो मेल ही होगा, लेकिन कंडक्टर जो है वो फीमेल होंगी, जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं अपने यूनिफॉर्म में। और ये फीमेल कंडक्टर जो है वो एंटरटेन करेंगी जो हमारे यहाँ पर पैसेंजर्स होंगे। बस के अंदर आप देख सकते हैं, मैं दाखिल हुई हूँ, बिल्कुल वैसी ही फैसिलिटीज़ हैं जैसी पीपल्स बस सर्विस में हुआ करती थी। 24 सीट्स हैं बैठने की। जैसे ये कंपार्टमेंट भी लेडीज़ का है, मतलब पूरा इस वक्त जो है, पहले इसको महसूस किया गया था कि ये पीपल्स बस सर्विस में ये ख़वातीन के लिए होगा। इस साइड पर जो है वो माजूर ख़वातीन जो है वो बैठ सकेंगी लेफ़्ट साइड पर। लेकिन अब ये किया गया है कि इस पूरी बस को ख़वातीन के लिए जो है वो एंटरटेन किया गया है। 50 से ज़ायद ख़वातीन एक वक्त में इस बस के अंदर जो है वो सफ़र कर सकेंगी। और बताया ये गया है कि इन बसों को जो है वो मलीर मॉडल कॉलोनी के रूट से चलाया जा रहा है। मलीर मॉडल कॉलोनी के रूट से ये बसें चलेंगी और फिर टावर पर आकर जो है वो इनके रूट का इख्तिताम होगा। पहले रूट पर ये बसें जो हैं वो ख़वातीन के लिए इसलिए चलाई गई हैं ये कहकर कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रूट है, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो दफातर में जाती हैं और फिर दफ्तर के अंदर जो है वो जॉब करती हैं। तो ख़वातीन की सहूलत के पेश नज़र इस बस सर्विस का आगाज़ किया गया, क्योंकि इस रूट पर पहले पीपल्स बस सर्विस चलती है लेकिन बहुत ज़्यादा रश जो है वो देखने में आता है। तो इस हवाले से इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है कि बहुत ज़्यादा रश था। ख़वातीन जो हैं वो उनकी फरमाइश पर इस बस सर्विस का जो है वो आगाज़ किया जा रहा है। ख़वातीन से बार बार ये अपील है कि इस बस सर्विस को कामयाब बनाना आपकी ज़िम्मेदारी है। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो सफ़र करें, ताकि सिंध हुकूमत आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद रूट्स के ऊपर जो है वो नई बसें ख़वातीन के लिए चलाएं। तो ये ख़वातीन को सहूलत होगी, ख़ास तौर पर हरासमेंट का जो है वो जिनको सामना करना पड़ता था, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद बस सर्विस है। इसके अलावा ये कहा गया है कि हर घंटे में तकरीबन जब दफ्तरी औकात होंगे तो एक बस जो है वो 20 मिनट बाद आएगी, लेकिन जैसे ही दफ्तरी औकात ख़त्म होंगे तो जो बीच का टाइम होता है 1 घंटे के बाद ये बस जो है वो अपने रूट पर चलेगी। इब्तदाई तौर पर बताया गया था कि 6 बसें होंगी, लेकिन आज जब इनॉग्रेशन पिंक बस सर्विस सुबह और शाम को दफ्तरी औकात में हर 20 मिनट बाद चलेगी। दफ्तरी औकात के बाद मामूल के औकात में ये बस हर घंटे बाद चलेगी। आदिया नाज हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि आटे का मसनूई महकमा खुराक सिंध ने गंदम और आटा ज़ख़ीरा अंदोज़ माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। सेक्रेटरी खुराक राजा खुरम शहजाद उमर ने पोर्ट कासिम के करीब फ्लावर मिल के गोदाम पर छापा मारा। बड़ी मिकदार में ज़ख़ीरा की गई गंदम बरामद कर ली। गोदाम सील कर दिए गए। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सूबे भर में खास तौर पर आटे के मसनूई बोरान और गंदम और आटा ज़ख़ीरा अंदोज़ा करने वालों के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। इस हवाले से सेक्रेटरी खुराक राजा खुरम शहजाद उमर की क़यादत में मुकामी इंतजामिया के 2 अफसरान भी शामिल थे, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट मुख्तारकार इब्राहिम हैदरी। उन्होंने पोर्ट कासिम के करीब एक फ्लोर मिल के गोदाम पर छापा मारा, जहाँ पर 35,000 से ज़्यादा गंदम की बोरियां बरामद की गई। उनको फौरी तौर पर महकमा खुराक में तहवील में लेकर जब्त करके जो गुदाम खुराक सील कर दिया है। इस हवाले से सेक्रेटरी खुराक राजा खुरम शहजाद उमर का कहना है कि उन्होंने
कार्रवाई की, जिसके बाद उनको 35,000 से ज्यादा बोरियां वहां से बरामद हुई है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम जिला के जो डिप्टी कमिश्नर है वो भी मुकामी सतह पर इस तरह का क्रैकडाउन करें ताकि जखीरा आंदोलन के खिलाफ मुकम्मल तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि आटे का मसनूई जो बहरान है इससे निपटा जाए। जी ठीक है आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका। एलसीज ना खुलने के मामले पर साबिक सदर काटी शेख उमर रेहान ने खतरे की घंटी है। उनका कहना है कि यही हालात रहे तो 20 से 30 दिन में मुल्क में घी और तेल का शदीद बहरान होगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हबीब खान से, जो इस वक्त शेख उमर रेहान के साथ ही मौजूद हैं। जी हबीब। बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर बात की जाए तो एलसीज ना खुलने के हवाले से जहां एक तरफ ताजिर बरादरी को मुश्किलात दरपेश हैं, वहीं अगर खाने पीने के अशिया के हवाले से बात की जाए तो एक तरफ दालों का बहरान है, दूसरी जानिब जो खुर्दनी तेल है जो खानों पकानों के इस्तेमाल में लाया जाता है, उस तेल की कीमतों में जो है हम देख रहे हैं कि मुसलसल इजाफा हो रहा है। और उसकी वजह यही बताई जा रही है कि इस वक्त जो एलसीज नहीं खुल रही हैं और तमाम तर दीगर जो मामलात हैं जिसमें खास तौर पर डॉलर की कीमत का जो इम्पैक्ट है वो तमाम तर चीज़ें दिखाई दे रही हैं। क्या वजूहत है, बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ शेख उमर रेहान साहब मौजूद हैं, साबिक प्रेसिडेंट हैं काटी के। क्या वजूहत बन रही हैं? देखें जी, ना ही एलसीएं हमारी इस्टेब्लिश हो रही हैं एडिबल ऑयल मंगाने के लिए, जो रॉ मटेरियल है जिससे घी बनता है और कुकिंग ऑयल बनता है, और ना ही जो हमारे यहाँ पर माल आए हुए हैं उसके डॉक्यूमेंट्स बैंक जो है वो रिटायर कर रहा है। तो हम लोगों को तो माल ही नहीं मिल रहा। तो बड़ी हालात बड़े कशीदे हैं और कोई गवर्नमेंट की इस वक्त कोई इंटरवीन नहीं कर रहा। गवर्नमेंट का कोई भी इदारा हमारे मसाइल सुन ही नहीं रहा। बैंक्स जो हैं सारे अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमें समझ नहीं आ रही कि ये और 10-15 दिन गुजर गए, महीना गुजर गया तो ये मुल्क में तो क्राइसिस पैदा हो जाएगा घी और कुकिंग ऑयल का। ऑयल वालों को इस वक्त क्या मुतालबा है, किस तरह कीमत कंट्रोल हो सकेगी? देखें, अभी आगे रमज़ान का महीना भी आ रहा है, हम बड़े परेशान हैं। हमें डर है कि रमज़ान के महीने में यहाँ पर घी के लिए लाइनें ना लगी हों, तो ये हमें इस चीज़ का बहुत डर लगा हुआ है। फौरी तौर पर जो है वो शहबाज शरीफ साहब पता नहीं कहाँ हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस वक्त कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। तो लोगों से मिले, आके एसोसिएशनों से मिले, मसाइल हल करे, कमेटियाँ बनाए, तो ये सारे काम प्राइम मिनिस्टर के करने के हैं। तो उसको फौरी तौर पर इस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल, शेख उमर रेहान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि हुकूमत ख़ास तौर पे जो वज़ीर ख़जाना है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको फौरी हरकत में आना होगा, क्योंकि आइंदा एक माह के बाद अब सिर्फ रमज़ान जो है वो दूरी पर रह गया है और उससे कबल अगर इस बहरान को नहीं निपटा तो रमज़ान में तेल और घी का जो बहरान है वो मज़ीद असर उठा सकता है। जी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। प्याज, भिंडी और करेले की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। मुख्तलिफ बाज़ारों में रिटेल की सतह पर प्याज 20 रुपये इजाफे से 240 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। भिंडी और करेला 300 रुपये किलो तक दस्तयाब हैं। आलू और टमाटर 40 से 50 रुपये किलो पर ही बराजमान है। मटर 10 रुपये इजाफे से 130 रुपये किलो पर जा पहुँचे हैं, जबकि अरवी 40 रुपये इजाफे से 240 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। शहर में सरकारी रेट लिस्ट के इजरा के बावजूद अमल नहीं किया जा रहा। सरकारी इदारों पर सियासी शख्सियात के नाम हटाने का मामला, अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने इजलास तलब कर लिया है। आपको बताएं, सरकारी इदारों पर सियासी शख्सियात के नाम हटाने का यह मामला है। अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने एक इजलास तलब कर लिया है। इजलास में सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी सकाफत, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी तालीम, यूनिवर्सिटी और बोर्ड कमिश्नर और तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर शिरकत करेंगे। तफसीलात जानेंगे, आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर सरकारी इदारों पर सियासी शख्सियत के नाम हटाने के मामले पर अमल दरामद के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास आज दोपहर 2 बजे चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में होगा। इजलास में सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी सकाफत, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी बोर्ड कमिश्नर, तमाम जिला के डिप्टी कमिश्नर भी इस इजलास में शरीक होंगे। इजलास में सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद किया जाएगा और अदालती हुक्म पर सियासी शख्सियत के जिन इदारों पर नाम अविजा किए गए नाम खत्म करने के हवाले से मुशावरत करने के बाद में डिप्टी कमिश्नर को अहकामात जारी कर दिए जाएंगे ताकि उन सियासी शख्सियत के नाम खत्म किए जाए जिस पर सिंध हाई कोर्ट को एतराज़ है, ताकि सिंध हाई कोर्ट के एतराज़ को भी खत्म करके अगली जो समाअत है उस पर सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानब से जमा करवाई जाएगी। जी ठीक है आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका।
कराची में सरकारी रहायशी स्कीमों के तरक्याती काम अल्तवा का शिकार हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने तरक्याती फंड्स को फौरी इस्तेमाल करके काम मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। तफसील लेंगे एहसन अब्बासी से, जो इस वक्त कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में मौजूद हैं। कराची में वो तमाम रिहायशी स्कीम जो स्कीम 33, स्कीम 45 और हॉक्सबे में बनाई गई है शहरियों के लिए, वो तमाम स्कीम में जो है वो अब तक तरक्याती काम नहीं हो सके हैं। फंड जारी होने के बावजूद भी जो है वो कोई काम होते हुए नज़र नहीं आ रहे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो तमाम मेंबर फाइनेंस, केडीए और मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ साथ एमडीए के वो तमाम बोर्ड मेंबर्स को जो है वो बुलाया गया और उनसे तमाम तफसीलात इकट्ठा की गई। उसके साथ साथ स्कीम 33 में बेशुमार मकामात ऐसे हैं जहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो कायम हो गई हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हवाले से रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है वो तलब किया गया और तफसीलात तलब की गई हैं और हिदायत जारी की गई है कि वो तमाम जो सरकारी काम अल्तवा का शिकार है उनको फौरी तौर पर जो है वो आने वाले बजट से पहले पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, ताकि एडीपी फंड के तहत जो है वो नई स्कीम्स जो है वो चलाई जा सके, उनका इनेकाद किया जा सके और आने वाले बजट में रखी जा सके। साथ साथ जो है वो सीवरेज पानी की लाइनों का शहरियों को जो है वो बेशुमार दरपेश मसाइल हैं, उसके हवाले से जो है वाटर बोर्ड को भी इस तमाम तर मामलात में ऑन बोर्ड लिया गया और साथ साथ हिदायत जारी की गई उन तमाम जो रीडेवलपमेंट एरियाज़ हैं उनमें जो है वो ये तमाम जो सिविल वर्क है उसको वक्त पर जो है वो मुकम्मल किया जाए। साथ साथ वर्ल्ड बैंक के आने वाले पैसे से जो है बताया ये जा रहा है कि वो तमाम काम जो है वो मुकम्मल किए जाएंगे, जबकि डीजी केडीए के साथ जो है वो तफसीली कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के उमूर पर जो है वो जायज़ा लिया गया कि किन किन महकमे में जो है क्या काम चल रहा है। लीज के काम जो है वो बंद है, साथ साथ जाली फाइलें और ट्रांसफर मुटेशन के जो काम है उसमें काफ़ी आवाम को जो है वो शिकायत आ रही हैं आवाम की जानिब से, तो उन तमाम तर शिकायत को जो है वो फौरी तौर पर दूर किया जाए। स्कीम 33 के साथ साथ सुपर हाईवे के अतराफ में जो नई सोसाइटीज़ जो है वो लॉन्च हो रही हैं उसके हवाले से भी जो है मास्टर प्लान को हिदायत की गई है कि उनके तमाम नक्शे जो है वो दुरुस्त करके जो है वो पेश किए जाएं। ये मुलाकात में तमाम तर डायरेक्टिव्स दी गई हैं। अब देखना ये होगा किस हद तक जो है सेक्रेटरी बल्दियात के अहकामात पर जो है वो अमल दरामद होता है, शहरियों को आसानी मिलती है और रिहायशी स्कीमों के हवाले से कम कीमत पे जो रिहायशी स्कीमें लॉन्च करनी थी वो अब तक नहीं हो सकी है। स्कीम 45 में तेसर टाउन के हवाले से भी गुफ्तगू की गई कि तेसर टाउन में जो है वो कोई भी तरक्याती काम अब तक मुकम्मल नहीं हुआ है, तो फौरी तौर पर उस पर भी अमल दरामद कराया जाए। जी, अब आपको बताएं कि बलाई इलाकों में धुंध और मौसम की खराबी की वजह से कराची आने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। तेज़गाम 1 घंटा 37 मिनट, हज़ारा एक्सप्रेस 1 घंटा 19 मिनट लेट है। ट्रेनों के शेड्यूल के हवाले से तफसीलात जानेंगे। आदिया नास हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया, बताएगा कि रीशेड्यूल क्या है? बिल्कुल, आज जो सबसे ज्यादा ताखिर से ट्रेन पहुंच रही है वो कराची एक्सप्रेस है, जो कि 4.5 घंटे की ताखिर से कराची आएगी। दीगर की बात करें तो कराकरम एक्सप्रेस 2.5 घंटे की ताखिर से आ रही है। इसी तरह पाक बिजनेस एक्सप्रेस तकरीबन 2.25 घंटे की ताखिर से पहुंच रही है। रहमान बाबा एक्सप्रेस भी 2.5 घंटे से जायद की ताखिर का शिकार है। मिल्लत एक्सप्रेस 1.5 घंटे से जायद की ताखिर का शिकार है। तेज़गाम एक्सप्रेस तकरीबन 2.25 घंटे की ताखिर से आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। अब आपको बताएं कि सिंध सरकार ने 21 ग्रेड में तरक्की पाने वाले सीनियर तरीन अफसर दानिश सईद को महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सेक्रेटरी के ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सिंध सरकार ने 21 ग्रेड में तरक्की पाने वाले सीनियर तरीन अफसर दानिश सईद को महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सेक्रेटरी के ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि सिंध सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। 21 ग्रेड में तरक्की पाने वाले सीनियर तरीन अफसर दानिश सईद हैं, जिनको महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सेक्रेटरी के ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला कर लिया है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे। आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने 21 ग्रेड में तरक्की पाने वाले सीनियर तरीन अफसर दानिश सईद को महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और लैंड यूटिलाइजेशन में सेक्रेटरी के ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा सर्विसेज
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने इसकी जो बरकरार ओहदे पर रहने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। दानिश सईद को सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 यानी वजीर आजम की मंजूरी से उनको 20 से 21 ग्रेड में तरक्की दे दी गई थी। इस वक्त वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का ओहदा हासिल कर चुके हैं, लेकिन संघ सरकार ने इनकी खदमात के एवज उनको उसी ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला कर लिया। इस वक्त सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बकावला उलट भी 21 ग्रेड के अफसर हैं, जबकि इसी महकमे के सेक्रेटरी दानिश सईद भी 21 ग्रेड के अफसर हैं। दोनों एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का ओहदा रखते हैं, लेकिन एक सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है तो दानिश सईद सेक्रेटरी महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और लैंड यूज डिवीजन के ओहदे पर विराजमान रहेंगे। जी ठीक है आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका। डॉलर महंगा होने से खतरे की घंटी बज चुकी है। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की साबिक सीनियर नायब सदर माहीन सलमान का कहना है कि डॉलर महंगा होने की शदीद मनफी असरात मुरतब होंगे। अवाम पर महंगाई का बहुत बड़ा तूफान पड़ेगा। दरामदी अशिया की कीमत बढ़ने से महंगाई की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाएगी। तफसीलात बताएंगे अशरफ खान। रुपये की कदर में कमी की क्या असरात हो रहे हैं और साथ ही देखा जाए सनतकार हो, ताजिर हो, हर कोई परेशान है। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। महंगाई की रफ्तार भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी है, साथ ही बिजली और गैस की कीमत भी बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। और इसका क्या इम्पैक्ट होगा जानते हैं। काटी की साबिक जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट माहीन सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रही मैम, रुपये की कदर है, क्या असरात होंगे? देखिए असरात तो मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस सामने नज़र आ रहा है। बिल्कुल एक आपका मेरे ख्याल से तो आप कमर्शियली डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, सिर्फ डिक्लेयर करना बाकी रह गया है और कोई यहाँ पे ऐसी सूरत हाल है नहीं। क्योंकि अगर IMF से आपको फंडिंग आ भी जाए या आपके दोस्त ममालिक दे भी दे तो भी आपकी इन्फ्लेशन बेकाबू है। इन्फ्लेशन आपके काबू में नहीं आने वाली और जब तक आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ नहीं जाएंगे ताकि सप्लाई कर्ब करें, तब तक रुपए की वैल्यू गिरती रहेगी, महंगाई होती रहेगी। और क्योंकि आप LCs खोल नहीं रहे हैं, इंपोर्ट का माल आप रिलीज़ कर नहीं रहे हैं, तो रॉ मटेरियल शॉर्टेज अच्छी खासी होना शुरू हो गई है। और आगे आने वाले दिनों में हम बहुत एक कह लें आप हैबतनाक सूरत हाल का सामना होगा पाकिस्तानी अवाम को, सिर्फ अवाम को, बाकी किसी को नहीं। इंपोर्टर्स की तो आप बात ही ना करिए, लोकल प्रोडक्शन जो कुछ होती है वो हो नहीं रही। अब आप ये बताइए कि आपके पास जब एलाइड इंडस्ट्री ही फ्लरिश नहीं करेगी तो एक्सपोर्ट्स भी आप कैसे करेंगे? एक्सपोर्ट्स के लिए आपको पैक करने के लिए कार्टन चाहिए, जब कार्टन के लिए आपकी LCs नहीं खुलती, आपके पास वो मटेरियल नहीं आता तो आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। जी, जैसे कि आपने सुना शदीद कंसर्न्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं और यहाँ पे जो काटी ने जो कंसर्न शो किया उसमें ये साफ बताया कि जो इतनी बुनियादी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से जो है सप्लाई चेन जो मुतासर हो रही है वो कैसे पूरा होगा, हुकूमत की कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही है। जी, अब आपको बताएं कि कराची में गैस की अदम फराहमी पर आवाम सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों ने सुइसदन गैस कंपनी के मेन दफ्तर का घेराव कर लिया। एहतजाज के बायस स्टेडियम रोड, हसन स्क्वायर के इतराफ ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जा रहा है। तफसीलात जानेंगे शाहजेब हुसैन से। शाह से बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए कराची में गैस की किल्लत का जो सामना है उसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है और गैस की अदम फराहमी की वजह से शहरी जो है परेशान हो गए, जिसके बाद वो उन्होंने जो है घेराव कर लिया है सुइसदन गैस कंपनी के हेड ऑफिस का, जो कि स्टेडियम रोड के करीब हसन स्क्वायर पर वाक़ है। इस वक्त जो है बताया जा रहा है तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के हवाले से कि एहतजाज के बाद स्टेडियम रोड और हसन स्क्वायर के अतराफ में जो है सड़कों पर शदीद ट्रैफिक का दबाव देखने में नजर आ रहा है और उस ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते फराहम किए जा रहे हैं। जो हसन स्क्वायर और स्टेडियम रोड का अतराफ की जो अंदरूनी गलियां हैं उन पर जो है ट्रैफिक को भेजा जा रहा है, जबकि आवाम की जानिब से शदीद नारेबाजी की जा रही है। सुइसदन गैस कंपनी के हेड ऑफिस के बाहर उनका यही मुतालबा है कि उनको गैस जो है फराहम की जाए, क्योंकि न दिन में गैस होती है न रात में गैस होती है, जिसकी वजह से घरेलू परेशानी जो है मज़ीद बढ़ते जा रही है। जी ठीक है शाहजे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको खबर दें कि कराची के इलाके कुरंगी नंबर 3 पर कायम निजी स्कूल में 7वीं जमात के बच्चे को क्लास टीचर ने बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। टीचर ने काम पूरा न होने पर डंडे मारकर 13 साला अब्दुल राफे का बाजू तोड़ दिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मुतासरा बच्चे के वालिदैन की मुद्दत पे कुरंगी थाने में दर्ज कर लिया। वालिदैन ने इंसाफ की अपील कर दी है। आपको बताएं कि अफसोसनाक वाक़या कराची के इलाके कुरंगी नंबर 3 पर कायम निजी स्कूल में पेश आया है, जहां पर टीचर ने बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला है और टीचर ने काम पूरा न होने पर डंडे मारकर 13 साला अब्दुल राफे का बाजू तोड़ दिया है। तफसीलात बताएंगे शाहजेब हुसैन।
جی بالکل، اس وقت میں ایک ایسے گھر پر موجود ہوں جہاں پر 7 سالہ طالب علم پر اساتذہ کی جانب سے مبینہ طور پر تشدد کیا گیا ہے اور اس کی ہاتھ کی ہڈی توڑ دی گئی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت رافع موجود ہیں جو کہ کورنگی 2.5 نمبر پر رہتے ہیں اور ان کے علاقے کی ہی ایک اسکول میں وہ اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ رافع یہ بتائے گا کہ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا اور کس طریقے سے آپ پر تشدد کیا گیا؟ یہ واقعہ 9:30-10 بجے کے ٹائم پہ پیش آیا تھا اور ٹیچر نے اتنا موٹا لکڑی کا ڈنڈا تھا، ٹیپ تھا اس پہ، انہوں نے نا دیکھ کے نہیں مارتی، وہ یوں کر کے مارتی نہیں وہ، اور نا پھر یہاں پہ لگی نا، جب میرے بہت تیز آواز نکالی تو ایک بچے نے کہا کہ ٹیچر ان کے تو بہت تیز لگی ہے، تو وہ بول رہی کہ نا لگی ہے نا، مرا تو نہیں ہے نا یہ، اور نا پھر جب میں پرنسپل کے پاس گیا تو انہوں نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا۔ جی بالکل، اس وقت میرے جو ہے رافع کے جو والد صاحب ہے رضوان، وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بتائے گا کہ یہ واقعہ کس دن پیش آیا تھا اور اس کے بعد آپ لوگ کی طرف سے کیا کارروائی کی گئی؟ بروز جمعہ 27 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ صبح 9:30 سوا 9 ساڑھے 9 10 بجے کے ٹائم پر اس کے ساتھ پنشمنٹ ہوئی ہے، اور مجھے جب ان کے کافی زیادہ پین ہوا ہے تو مجھے 11:30 پونے 12 بجے کال آئی ہے میڈم کی کہ آپ کے بیٹے کے پنشمنٹ کے دوران ٹیچر کی غلطی سے تھوڑا سا چوٹ لگ گئی ہے، آپ آ کر ان کو دیکھ لیں۔ تو بس میں وہاں پر گیا ہوں تو ان کے ہاتھ میں کافی سویلن تھی۔ اب 20 دن کے بعد انہوں نے پلاسٹر کے لیے دوبارہ بلایا ہے، اور پھر دیکھیں اللہ مالک ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر 20 دن کے بعد صحیح نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ پاسبل ہے آپریٹ کی طرف معاملہ جائیں۔ جی بالکل، یہ واقعہ مبینہ طور پر تشدد کا ہے، تاہم والدین کی جانب سے مطالبہ ہے کہ اعلیٰ حکام اس واقعے سے کی جو ہے تحقیقات کریں اور جو اس واقعے میں ملوث ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ ڈی جے سائنس کالج گراؤنڈ میں سندھ گرلز کالج گیمز کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل مقابلہ PCHS گرلز کالج اور سینٹ لارنس کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ کھیلوں کے میدان سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے محمد حماد۔ آج سندھ گرلز کالج گیمز انٹر کرکٹ ٹورنامنٹ میں فائنل کا مقابلہ PCHS گرلز کالج اور سینٹ لارنس گرلز کالج کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ فائنل کے مقابلے میں جو ہے مہمان خصوصی پاکستان کے سابق فاسٹ بالر جلال الدین صاحب لڑکیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جلال الدین صاحب، ایک زبردست ایونٹ کرایا گیا ہے سندھ کالج گیمز کے تحت جس میں مختلف گیمز ہوئے، آج کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل ہے، آپ لڑکیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا سندھ جو اسپورٹس فیسٹیول ہو رہا ہے یہ کالج 8 کا سندھ کالج گیم، تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور جیسے یہ پہلے بھی ہوا ہے مگر بیچ میں کرونا کی وجہ سے رک گیا تھا، تو اس کی تو ایک کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے، کیونکہ ویمن اسپورٹس پوری دنیا میں آج کل، اور خاص طور سے کرکٹ کو ICC نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں اسے مرد کے برابر لانا ہے، جو کہ ہے تو مشکل، مگر یہ کہ چلیں ایفرٹس وہ کر رہی ہے ICC، اور وہ چاہتے ہیں کہ ویمنس کرکٹ بڑھے، تو اس وقت لڑکیوں کی کرکٹ کی بہت اپرچونیٹیز ہیں یہاں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بالر جلال الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ لڑکیوں کے لیے یہ بہت اچھی اپرچونیٹیز ہے کہ وہ گراس روٹ لیول پر اس طرح کے جو ایونٹ ہے اس میں پارٹ لیتی ہیں اور یہاں پر کھیلتی ہیں، اور اسی ایونٹ میں سے جو ہے وہ آگے کی جانب نیشنل لیول کی جانب جا سکتی ہیں۔ لڑکیاں ہیں وہ نہ صرف پڑھائی بلکہ گیمز میں بھی جو ہے زیادہ توجہ دیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے موقع فراہم کیا جا سکے۔ جی، نارتھ ناظم آباد میں آل پاکستان انٹر یونیورسٹی گرلز ہاکی چیمپئن شپ کے مقابلے جاری ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی اور لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ تفصیلات بتائیں گے جاوید اقبال۔ جی، میں اصلاح الدین اکیڈمی میں موجود ہوں جہاں پر انٹر یونیورسٹی ہاکی ٹورنامنٹ کے مقابلے جاری ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹورنامنٹ کے ڈائریکٹر مبشر مختار، جو انٹرنیشنل ہاکی پلیئر بھی، ہم ان سے جانیں گے۔ مبشر بھائی، کس طرح دیکھا ہے اوور آل ٹورنامنٹ ختم ہو گیا، اور کتنا آپ سمجھتے ہیں وومنز ہاکی کے لیے اس ٹورنامنٹ سے نیا ٹیلنٹ مل سکے گا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ اس ایونٹ کی میزبانی سر سید یونیورسٹی کو دی، اور ہماری کوشش تھی کہ ہم اچھے سے اچھے طریقے سے یہاں پہ ٹورنامنٹ کرائیں، ان کو اچھی اکوموڈیشن دیں، اچھے ٹیکنیکل آفیشل امپائر لگائیں۔ جہاں تک آپ کی بات ہے کہ ٹیلنٹ نکلنے کی، تو واقعی میں لڑکیوں میں ٹیلنٹ موجود ہے، بس اس کو تلاش کر کے ان کو تراشنے کی ضرورت ہے۔
तो हमारे यहाँ पे कोचेज़ भी मौजूद हैं, सिलेक्शन कमेटी भी हमारी मौजूद है यहाँ पे। तो हमारी कोशिश ये है कि जो आने वाली इसमें नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप होगी उसमें हम HSC की एक ऐसी टीम बनाएं जो इंशाल्लाह ताला नेशनल चैम्पियनशिप में विक्ट्री स्टैंड तक जाए। आपने के मुबश्शिर मुख्तार बताया था कि रोज़गार की फराहमी बहुत ज़रूरी है खिलाड़ियों के लिए। रोज़गार होगा तो वो बिल्कुल बेसुकून होकर नहीं खेलेंगे, बल्कि बहुत ज़्यादा आसानी से और ज़हनी सुकून के साथ अपने इवेंट में मैचेस में हिस्सा लेंगे। और उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ये टैलेंट जो इस टूर्नामेंट से मिलेगा वो मुस्तक़बिल में पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए काम आएगा। जी, अब आपको बताएं कि कराची में गैस की अदम फराहमी पर सुई गैस के दफ्तर के बाहर आवाम सरापा एहतजाज है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में गैस की अदम फराहमी पर सुई गैस के दफ्तर के बाहर आवाम सरापा एहतजाज है। शहरियों ने सुई सदन गैस कंपनी के मेन दफ्तर का घेराव कर लिया है। अब आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में शहर में गैर कानूनी तामीरात के मुख्तलिफ केसेस की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक अहम ऑब्जर्वेशन दे दी। तफसीलात बताएंगे बिलाल अहमद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दायर आइनी दरख्वास्तों की समाअत का ये मामला है। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों की समाअत की और अहम ऑब्जर्वेशन अदालत की जानिब से आज जारी की गई। अदालत ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक केसेस की भरमार है। सिंध हाई कोर्ट में 10-10 साल से केस चल रहे हैं। लोग शिकायत करते नज़र आते हैं कि उनकी दादरसी नहीं हो रही और लोग दरबदर हैं, ठोकरे खाने पर मजबूर हैं। लेकिन जब सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की जाती हैं तो उससे कबल जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है उसको मुकम्मल नहीं किया जाता। अदालत ने कहा कि एक ज़माने में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में एक सेल बनाने का हुक्म दिया गया था कि कोई भी शहरी जिसको गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक शिकायत हो वो सबसे पहले SBC से रब्ता करेगा और SBC इस सिलसिले में उसकी दादरसी करेंगे और कोई भी गैर कानूनी तामीरात का मामला होगा उसकी दादरसी पहले प्लेटफॉर्म यानी कि जो सेल होगा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का वही करेगा। लेकिन अब मामला यह है कि चूंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी काम नहीं कर रहा और लोगों को इसके बारे में मालूम भी नहीं है, तो इस वजह से लोग बराह रास्त अदालतों से रुजू कर रहे हैं और यहाँ पर केसेस की भरमार है। अदालत में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कानूनी जो वकला टीम है वो भी मौजूद थे। तो अदालत ने कहा कि आप भी मामरत करने के लिए तैयार नहीं है अदालत की और अदालत को बताने के लिए तैयार नहीं है कि पहला प्रोसीजर क्या है। अदालत ने जो अदालत में इस वक्त मौजूद दरख्वास्त गुजारान थे जितने भी और वकला थे उन्हें ये कहा कि आप ये सब लोग सुन लें कि बराह रास्त अदालत जो लोग भी आएंगे अदालत तो उनकी दरख्वास्तों को इंटरटेन नहीं करेगी और पॉलिसी तमाम तर जो दरख्वास्त गुजारान हैं उनके लिए होगी। यहाँ आपको अपडेट करें कि बल्दिया इत्तेहाद टाउन में 8 माह से गैस बंदिश के खिलाफ मकीनों का सुई सदन गैस कंपनी हेड ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज जारी है। एहतजाज के बायस कारसा से सिविक सेंटर जाने वाली ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। तफसीलात बताएंगे शहरियार सदीकी। शहरियार, बताएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं सिविक सेंटर कराची में मौजूद हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से गुज़िश्ता 8 माह से बल्दिया और इत्तेहाद टाउन में गैस की तवील बंदिश है, यहाँ के जो इलाका मकीन है इस वक्त यहाँ सिविक सेंटर सुई गैस ऑफिस के सामने जो है वो सरापा एहतजाज है, जिनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 8 माह से जो है वो गैस की शदीद लोड शेडिंग होती है और ऐसा भी होता है कि पूरा दिन भी जो है वो गैस नहीं आती है, जिसके बाद आज मजबूरन इन लोगों ने एहतजाज का रास्ता अपनाया है। यहाँ पर हुकूमत के खिलाफ और जो सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ जो है वो शदीद नारेबाजी की जा रही है। प्रोटेस्ट के बायस, एहतजाज के बायस हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर ट्रैफिक की फरावानी भी जो है वो मुअत्तल हुई हुई है। यहाँ पर इलाका मकीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहेंगे इस गैस की लोड शेडिंग के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 8 महीने हो गए कि इत्तेहाद टाउन और उसके आसपास नवाब कॉलोनी सेक्टरों में गैस नहीं है और 8 महीने से बिल्कुल है ही नहीं, न दिन को आया है कभी न रात को आया है। और जहां हमारा साइड जोन है उसमें हम तकरीबन हर हफ्ता चक्कर लगाते, वहां के GM जो है और दीगर अफसरान जो है हमें लॉलीपॉप देकर वापस भेज देते हैं। आखिर मजबूर होकर हम पूरे इत्तेहाद टाउन इस वक्त तमाम पार्टियों से बलातर होकर अवामी सतह पर निकल आई है और ये आज़म लेकर आए हैं कि जब तक हमें गैस नहीं मिलेगा हम MD ऑफिस के सामने बैठे रहेंगे, धरना देंगे गैर महदूद मुद्दत तक। और ये मुतालबा करते हैं कि इस वक्त दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है और हमारा इत्तेहाद टाउन है कि हमें गैस नहीं मिल रही, बुनियादी मसाइल से हम महरूम है। हमारे सुनिए इत्तेहाद टाउन के जो रिहायशी हैं इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि MD से ये मुतालबात किए जा रहे हैं कि गैस की जो इन लोगों के यहाँ लोड शेडिंग की जा रही है उसको फौरी तौर पर उसका खात्मा किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे।